नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ अजीत। क्या देश एक और पठानकोट के मुहाने पर खड़ा है? यह सवाल देश भर से हो रही आतंकियों की गिरफ्तारियों और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद खड़ा हुआ है। खासकर उत्तराखंड से हुई 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल ज्यादा बड़ा हो गया है कि क्या हम अब तक यही पता नहीं कर पाए कि आखिर कितने दहशतगर्द मुल्क की सरहदों के भीतर दाखिल हो चुके हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या पठानकोट हमले के दौरान आतंकियों की जो तादाद मानी गई थी वो सही नहीं थी। अगर ऐसा है तो ये कितना बड़ा खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए तैयारी कितनी है, आज इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। क्या पठानकोट हमला सिर्फ एक ट्रेलर था? पूरी फिल्म अभी बाकी है। ये सवाल देश भर में एक के बाद एक हो रही आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खड़े हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां देश में घुसपैठ कर चुके आतंकियों की संख्या को लेकर कंफ्यूज हैं? इन सवालों को हवा पठानकोट हमले के दौरान हुए घटनाक्रम से मिल रही है, जिसमें चले ऑपरेशन के दौरान संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही थी। अब खुफिया एजेंसियों ने ताजा इनपुट 23 जनवरी को लेकर दिया है, जिसने इन सवालों को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। सूत्रों की माने तो आईबी ने यह अलर्ट एक बांग्लादेशी मोबाइल नंबर पर हुई बातचीत के आधार पर जारी किया है। 15 जनवरी को आईबी ने एक टेलीकॉम गेटवे पर बातचीत ट्रेस की थी। इसमें 2 बार कहा गया कि डॉक्टर मेडिसिन लेकर आएगा। सूत्रों की माने तो 23 जनवरी को एक बड़े हमले की साजिश हो रही है। आतंकियों के निशाने पर मॉल्स, स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट को तब और बल मिला जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी की टीम ने हरिद्वार और ऋषिकेश में 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो इनके निशाने पर 26 जनवरी की परेड और हरिद्वार का अर्धकुंभ भी है। एक इनपुट मिला था हम लोगों को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से कि कुछ लोग जो हैं इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि रुड़की से हरिद्वार बाउंड ट्रेन और कुंभ मेला जो चल रहा है उसमें एंड दिल्ली एनसीआर रीजन में कुछ लोकेशंस पे कुछ वारदात कर सकते हैं कुछ लोग। इस लीड्स को फर्दर डेवलप किया गया और एक पेंस टेकिंग अंडर ओवरग्राउंड वर्क करके 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और कल इनको गिरफ्तार करके लाए हम लोग। देखिए, आईबी ले गई या दिल्ली की स्पेशल पुलिस ब्रांच ले गई है, जो अब वो अपने इंट्रोगेशन करेंगे, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या कोई स्पेसिफिक सूचना होगी तो उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। इससे पहले आईएस से जुड़े 4 आतंकी, आरा से 1 संदिग्ध महिला आतंकी, हरियाणा के मेवात से 1 आतंकी को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरें ऐसी भी हैं कि पंजाब में अभी भी 6 आतंकी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, इनके पास के कनेक्शन का शक और ज्यादा गहरा हो रहा है। अगर वाकई देश भर से हो रही गिरफ्तारियों का आपस में कनेक्शन साबित हो जाता है तो खतरा कितना बड़ा है समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा खान, देहरादून से आईएमए के रिटायर्ड कमांडेंट के खन्ना है हमारे साथ, और लखनऊ से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आगा साहब, जिस तरीके से ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपने देखी ये रिपोर्ट में भी बातें, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं संदिग्धों की, आतंकियों की, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं वो, तो ऐसे में ये बड़ा खतरा महसूस हो रहा है कि आखिर और कितने आतंकी हैं जो घुसपैठ कर चुके हैं, जिनका इरादा गलत है, हमलों का है, ब्लास्ट का है।
इसके बारे में लगता है जैसे कि हमारी जानकारी मुकम्मल नहीं हो, हम एक एक कर सूत्र तलाश रहे हैं। अब तक पठानकोट में कितने आतंकी शामिल थे ये तक हम पता नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या फेल्योर है सुरक्षा तंत्र का हमारे? नहीं, दो चीज है। फेल्योर तो पहले हुआ ही क्यों जी। सबसे बड़ी बात तो ये, उस तरह आप कह सकते हैं कि ये फेल्योर है, जबकि पता था, लोगों ने बता दिया था कि आतंकवादी आ चुके हैं, किडनैप किया था उन्हीं ने, उसके बाद हम सिक्योर नहीं कर पाए उसको। वो तो है ही अपनी जगह, कमेटी बैठ गई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जी। दूसरी चीज इस वक्त ये है कि जब आतंकवादी एक पकड़ा जाता है तो उससे पता चलता है कि दूसरे का कनेक्शन, और फिर उसके बाद दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में, तो इस तरह से एक के बाद ये अरेस्ट हो रही हैं। और ये असल में लगता ऐसा है कि ये काफी बड़ा प्लान था। पहले उन्हीं ने अपने स्पाई बनाए यहाँ पे, जी। पूरा एक नेटवर्क उनका बना दिया। जब अब पकड़ा कितने जाता है, स्पाइस तब पकड़े हमें गए, मालूम पड़ता है। जैसे अब एक आतंकी है जिसके बारे में ये खुलासा हुआ है कि 1 साल तक वो संभल में रहा था। इससे पहले बहुत सारा वक्त उसने गुजारा था और हमें मालूम तक नहीं, कोई भनक तक नहीं। ये स्लीपर सेल्स बना लिए हैं इन लोगों ने, तो कहीं कहीं इनके ठिकाने बन चुके हैं। पंजाब में है, यूपी में भी लगता है, संभल के बाद पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि शायद वहां पे भी होगा। पूछताछ चल रही है, मैं समझता हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए तक डिटेल आ जाए। इसलिए कि जो अटैक पठानकोट पे हुआ था वो संभव नहीं है कि 3 दिन के अंदर आके प्लान हो जाए सारी चीज। उसकी प्लानिंग के लिए बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे। जिस तरह से आज 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है रुड़की से, हरिद्वार से, और उनका प्लान था अर्ध कुंभ में धमाका करने का, वहां पर साजिश रचा हुआ था इन सबने। केएल गुप्ता साहब, ये बताइए कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी मुश्किल होती है, या फिर कहां फेल्योर है कि हम लगातार आतंकियों को गिरफ्तार तो कर रहे हैं, एक तरफ कह सकते हैं कि हम इस मायने में कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आतंकियों की संख्या कितनी थी, पठानकोट हमले में कितने थे, इनके एक साथ पूरे नेक्सस का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप कितना सफल मानते हैं सुरक्षा तंत्र को, या क्या कमियां इसमें मानते हैं, क्या खामियां मानते हैं? देखिए, सुरक्षा तंत्र अपना काम कर रहा है, कमियां तो रहती हैं। ऐसा है कि 6 आतंकी तो बाहर से आए, बाकी लोकल लोगों की लॉयल्टी ये लोग विनओवर कर लेते हैं, कास्ट, कम्युनिटी या करप्शन के नाम से। जैसे आपने देखा कुछ पैरामिलिट्री के इन्वॉल्व थे, एसपी साहब इन्वॉल्व थे इन सब कामों में, तो ये लॉयल्टी विन कर लेते हैं, पैसा देकर के, जाति धर्म के नाम पर भी करते हैं। तो ये हमारे देश की देशभक्ति का नमूना है। अब सवाल है, आए कितने, लोकल यहाँ कितने हैं? स्लीपर सेल बहुत जगह, हर जिलों में ऑलमोस्ट, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ काफी कुछ मिक्स पॉपुलेशन भी है जी। और उनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिसयूज करते ही है, व्हाट्सएप का, और आपने देखा फेसबुक का। तो ये सब लोग क्यों इस तरह, पढ़े लिखे लोग, अभी जो पकड़े गए हरिद्वार में 4, उसमें एक डॉक्टरी कर रहा था, कोई कुछ है, तो अब अनपढ़ नहीं है कि सिर्फ पैसे के दम पे काम करे। ये पढ़े लिखे लोग मोटिवेट या ब्रेन वॉश हुए जा रहे हैं। एक उसके सब लोग बाहर से नहीं आते। हमारे इंटरनल, हमारी अपनी देशभक्ति पे सवाल है कि जी, हमारे लोग यहाँ रह के इस मुद्दे को हम उठाते हैं। के खन्ना है हमारे साथ, सुनिए जी, रिटायर्ड कमांडेंट हैं के खन्ना, IMA के। खन्ना साहब, ये बताइए, लॉयल्टी पर सवाल उठ रहे हैं, ट्रेनिंग में हमारी किस तरह की चूक रह जाती है, या फिर क्या उस तरह की चीजें हैं जिन पर हम वर्कआउट शायद नहीं कर पा रहे हैं कि ये लॉयल्टी मिस कर रही है? आपने अजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले इसमें कई मुद्दे हैं। पहली बात है कि आपने खतरों के ऊपर नजर डाली, और हमारे खतरे बहुत हैं, और 2-4 अगर पकड़े जाते हैं इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली एक बूंद है सिर्फ, जो आतंकवादी आते हैं। लेकिन कहना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से बेसिकली जो ये है, ये बॉर्डर के अक्रॉस आ रहा है, और इसका जो प्रोटेक्शन है, इसके बरखिलाफ जो एक्शन हमें लेना चाहिए, ये सही हमारे को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जो हमने अभी तक कदम उठाए हैं वो काफी नहीं है। हमारे जो जब से शुरू से कई सालों से आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि धीरे धीरे हमने जो कदम उठाए हैं वो काफी हैं। जी, चलिए, ये पहले ऐसी बात हो गई, लेकिन जो केएल गुप्ता साहब ने सवाल उठाया कि हम खुद अपने लोगों की देशभक्ति पर भी संदेह की बातें सामने आ रही हैं, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, तो हम इसमें कहां पीछे रह जाते हैं? IMA में अगर जिस तरह से हम कैडेट्स तैयार करते हैं, जी, ट्रेनिंग देते हैं, इन सब में भी क्या वैसी चीजें शामिल होनी चाहिए? उसमें भी क्या कमी रह गई? उसमें हमारे नहीं, मेरे हिसाब
इसके बारे में मेरे सामने कोई ऐसा नहीं आया है कि हमारे खुद के लोग डिसलॉयल हैं जिसको कह सकते हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर गुमराह किए जाते हैं और कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर ये इनको पॉलिटिकल पर्पस के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अगर चाहें तो इसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकती हैं और कर सकते हैं जी। लेकिन इसके बाद इनको थोड़ा और चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है जी। और कई दफा सुनने में आता है कि अगर ये बिल्कुल इसके बारे में पता करना चाहें तो और ज्यादा कर सकते हैं जी। अभी इसके ऊपर हमारे को कमेंट करना कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है सही नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में ट्रेनिंग में हमें और भी चीजों पर ध्यान देने की शायद जरूरत होगी। हम लौटेंगे फिर इस मुद्दे पर। आगा साहब, ये जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, बहुत ज्यादा अमेरिका में वैसी स्थितियां नहीं है। हम तुलना कर सकते हैं वैसे सेफ कंट्रीज से भी, या फिर जो आतंकवाद से जमकर लड़ रहे हैं। हम लगातार हमलों के शिकार क्यों होते हैं? देखिए, हमारे पहली बात तो ये कि यूरोप बिल्कुल सेफ नहीं है। फ्रांस में जिस तरीके का अटैक हुए, या इंग्लैंड या दूसरी जगह, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके पास काफी सर्वेलेंस के सिस्टम्स हैं, इन्हें बहुत हाईली डेवलप्ड हैं, तब भी ये नहीं रोक पाते। अमेरिका दूर बहुत है, लेकिन अमेरिका में भी लोन वुल्फ अटैक्स होते रहते हैं, कई बार हो चुके हैं और बराबर पकड़े भी जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। तीसरी चीज ये, हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बॉर्डर। बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद हमारा सी रूट है लंबा, काफी कोस्टल एरिया जिसको हम कहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि हम बच नहीं सकते? बहुत मुश्किल है। तीसरा ये है कि हमारे चारों तरफ फेल्ड स्टेट्स हैं जी। बांग्लादेश से ये आ जाते हैं, बड़ा है, म्यांमार से ये आ जाते हैं, नेपाल से ये होके आ जाते हैं। ये भी परेशानियां हैं, सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी चीज ये कि अगर किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसी अगर इस इन्फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे ISI है, मुश्किल होता है उसको रोकना। इसी के बॉर्डर पे एक तरफ फायरिंग होती है, दूसरी तरफ इनको इन्फिल्ट्रेशन करा दिया जाता है। हमने वहां पे तमाम फेंसिंग की, वो वहां पे टनल्स बना देते हैं, तो ये वो तोड़ निकालते हैं। तो यही बात हम इनसे एजेंसी पूरा मुल्क अगर इन्वॉल्व हो जाता है कि मुल्क की एक खुफिया तंत्र जो है जिनका काम रोकना है, वही अगर इन्वॉल्व हो जाए आतंकवादियों के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी। इस मुश्किल का तोड़ क्या हो सकता है खन्ना साहब? इस मुश्किल का तोड़ क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपसे मैं कहूंगा कि इस चीज के ऊपर ज्यादा हमारे को जोर देना चाहिए। अगर हम सिर्फ ये कहें कि मुल्क के ऊपर फेंसिंग लगा के हम आतंकवादी को रोक देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है। ये फेंसिंग और ये सब से नहीं होता। हमारे को मेरा ये कहना है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला आतंकवादी के साथ साथ कहें ISI से भी हो रहा है। तो उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो वर्क एक्शन प्लान है, मोडस ऑपरेंडी है, उन सब पर हमको वर्कआउट करना होगा और उनसे बेहतर करके दिखाना होगा। हाँ, लेकिन जब भी हमारा उनके साथ कोई एनकाउंटर होता है तो वहां पर हमारी कमी नहीं नजर आती है। हमारी कमी नजर आती है सबसे पहले इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस नहीं होगी तो इंटेलिजेंस का काम जो है सिक्योरिटी फोर्स नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस चीज अलग है और सिक्योरिटी फोर्स अलग है। सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कमी नहीं नजर आती है, एक्सेप्ट ये कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। मैं दोबारा ये चीज को दोहरा रहा हूं। हम सिर्फ स्टेटस को करके और बातचीत करके उस चीज को खत्म कर देते हैं। हमारे को ऑफेंसिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना जरूरी है। हमारी चर्चा अब कई अलग अलग हम सोचते हैं कि कई अलग अलग तौर पे जा रही है, एंगल पे जा रही है। इसमें अब बात हम करेंगे खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की बात जो लोग कहते हैं। साथ साथ हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सुरक्षा तंत्र को कैसे देखा जाता है, कैसे आंका जाता है और उसमें हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ कमर आगा खान है, के खन्ना है, केएल गुप्ता। एक छोटा सा ब्रेक, सियासत है जारी, आप बने रहे हमारे साथ। When the first private sector satellite television got launched in India
in 1992 as ZTV, it was an illegal business. If your intentions are honorable, system can delay your things, but they cannot stop you. And that is the result that launch of ZTV has given birth to the entire broadcasting industry, employing today more than 2 million people. कीजिए नए साल की शुरुआत सोना जीतने के साथ ही होगी अन्य इनामों की बरसात। इंडिया 24/7 लेकर आया है आईपीडिया कॉन्टेस्ट पावर्ड बाय डॉलर। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक हर घंटे पूछे जाएंगे आसान से सवाल और आप जीत सकते हैं फ्री टॉक टाइम फ्रॉम पेटीएम। साथ ही हर रात 9 से 9:30 बजे आप पा सकते हैं बम्पर सवाल खेलने का मौका और जीत सकते हैं सोने का सिक्का। तो देखते रहिए इंडिया 24/7 रोजाना। आकाश कहाँ गायब था यार? तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आप दोनों भी तो हमारी तरह गोल मटोल हुआ करते थे। आखिर सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है। आसान है, आप भी स्लिम बन सकते हैं बिल्कुल हमारी तरह। आइए घर चलते हैं। ये क्या है? न्यूट्री स्लिम। न्यूट्री स्लिम स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। मेडिकल्स में उपलब्ध हैं। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से। दबंग 2 पान मसाला। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। ऐसे जीना भी क्या जीना है। आप खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना? आशीर्वाद पाइप्स आपके सभी प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज के काम का एक लौता समाधान। आशीर्वाद पाइप्स, 40 साल का भरोसा। जब भी चीजी पकोड़े, पराठा या सैंडविच खाना हो तो सबसे झंझट का काम है चटनी बनाना। पर इस प्रॉब्लम का क्विक एंड यमी सॉल्यूशन है गो चीज चटनी स्लाइस। तो अब एंजॉय कीजिए द गुडनेस ऑफ चीज और चटनी का स्पाइसी मजा बिना झंझट। गो चीज चटनी स्लाइस, डिलाइट इन एवरी बाइट। यार समझ नहीं आ रहा यार कौन सी स्कूटर लूं? तो ये लेना महिंद्रा गस्टो, क्योंकि जिसकी बीवी छोटी उसका मालूम है, पर परफॉर्मेंस का क्या? परफॉर्मेंस चाहिए तो तू वो ले महिंद्रा गस्टो। सॉलिड माइलेज, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, लार्ज टायर्स, फुल मक्खन। नहीं यार, मैं गस्टो ही ले लेता हूँ। तुझे गस्टो लेना है गस्टो ले, गस्टो लेना है गस्टो ले। व्हाट अबाउट गस्टो? सॉलिड माइलेज और ढेर सारे फीचर्स। महिंद्रा गस्टो। गांव-गांव में उठा तूफान, चले खिलाड़ी सीना तान, ताकत और हिम्मत का मेल। वॉलीबॉल का है ये खेल, हर कोई गाता अब ये गीत। इस खेल में है सबकी जीत। इंडिया 24/7 पेश करता है हीरो ग्रामीण वॉलीबॉल लीग। इस खेल में सबकी जीत है इंडिया 24/7 पर। हमारी कितनी तैयारी ताकि दुश्मन न कर सके चोट, और कितने पठानकोट, ये है आज का सब्जेक्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा खान, देहरादून से आईएमए के रिटायर्ड कमांडेंट हैं के खन्ना, और लखनऊ से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता। और चर्चा के जिस हिस्से में हम पहुंचे हैं उसमें बात ये हो रही है कि जिस तरह की सीमा है भारत की, हमारे देश की, उसमें घुसपैठ को रोकना आसान नहीं है। और ऐसे घुसपैठिए हैं जो ट्रेनिंग पा रहे हैं दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और इसलिए उनसे पार पाना बेहद मुश्किल है, कठिन है। तो आगा साहब, इसके लिए जो हम ब्रेक पर गए थे तो एक सवाल छोड़कर गए थे, उस पर अगर लौटें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सुरक्षा तंत्र को किस तरीके से देखा जाता है, और बांग्लादेश या पाकिस्तान इन सबसे जो रिश्ते हैं हमारे, मैक्सिमम जो घुसपैठ होती है और जो
कारण सामने आते हैं वो ऐसे ही जुड़े हुए होते हैं। इन सब को कैसे हम डील कर सकते हैं? क्या सियासत है इसके पीछे की? देखिए, हमारी खुफिया तंत्रों की काफी क्रेडिबिलिटी है बाहर जी, और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इसी वजह से होती है। बहुत से देशों के साथ हमारे समझौते हैं, हम लोग उनसे इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, तो वो तो है रिस्पेक्ट बेहद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे देशों की इतनी नहीं है जो क्षेत्र में देश है। दो तरीके हैं देखिए इसको रोकने का। इसको पाकिस्तान ही में रोका जा सकता है, इससे पहले क्या है कि वहीं पे रोका जाए। उनको वहीं पे घेर लिया जा सकता है। उनको खुफिया एजेंसीज नहीं रोक सकती। उनको रोकने के लिए सरकार को स्टेप लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और हमको नहीं बल्कि अमेरिका को लेना पड़ेगा जिनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान। यानी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, जो गाइड हो रही है बहुत सारी नहीं, वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान, अभी बीच में ये नीति नहीं चलेगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सेना पे जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा, मैं नहीं समझता कि ये गतिविधियां रुक पाएंगी। एक ही तरीका है कि अमेरिकन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये सोचे कि अब ये सेना स्वयं आतंकवादी बनती चली जा रही है। संगठन इस स्थिति में, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं या दुनिया बढ़ रही है? बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से अफगानिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं लगा, अभी भी वो अफगान तालिबान शोरा जो है वो क्वेटा में बेस्ड है, पाकिस्तान में बेस्ड है, और तालिबान से वो लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान की जो है। ये सब कहने की बातें हैं, इनका काफी इन्फ्लुएंस है और वो अच्छा तालिबान मानते हैं। उनके जरिए वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ऑपरेट कर रही है भारत के खिलाफ, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगेगी। तो ये नीति जो है, ये डुअल नीति उनकी नहीं चलेगी। ये इसके ऊपर एक ही तरीका है कि सेना के ऊपर प्रतिबंध लगे पाकिस्तान से ऊपर भी अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जमात क्या इस दिशा में अब आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है कि वो प्रेशर क्रिएट करे, या फिर बातचीत के स्तर पर ही ये बातें रह जाएंगी? वो नहीं, अगर वो नहीं भी कर रहे हैं, चाहे वो यूएन हो या अमेरिका हो या कुछ यूएन अमेरिका नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको रीजनल कोalition एक सोचना पड़ेगा जिसमें वो सारे देश जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है और बांग्लादेश है, सेंट्रल एशिया के अधिकतर देश हैं, रशिया है, और जो भी और देश हैं उनके साथ मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अगर भारत इस पे पहल करे तो जिससे अच्छी बात यहीं से हो सकती है। ये सबकी, इसलिए सभी देशों पे भारत ये नजरें हैं, वो देखता है इसको, उसकी तरफ और लीडरशिप करें। चलिए, और जो हमारे साथ खास मेहमान है वो क्या सोचते हैं इस पर? खन्ना साहब, आपको क्या लगता है कि हम इस दिशा में बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, भारत जो चाहता है बताना, जो चाहता है दुनिया के देशों से, बिल्कुल सही है जी, वो रिएक्शन कब मिलेगा मुझे? देखिए, दुनिया के देशों की बात देखिए, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल अफेयर्स की अलग बात है। इसको कई स्तर के ऊपर इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। इसमें एक पहली बात है इन्फिल्ट्रेशन, जो उसको मैं कहूंगा कि इन्फिल्ट्रेशन को कभी भी रोका नहीं जा सकता। इन्फिल्ट्रेशन जो है बॉर्डर की चीज होती है। उसके बाद है जो हमारी इंटेलिजेंस, अलग उसका अलग रोल है। जो पुलिस सर्विसेज हैं और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जहां प्रोटेक्शन होना चाहिए उसका अलग रोल है, और जहां आतंकवादी से उनको बर्बाद करना अलग रोल है। और फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो बार बार लोग कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना अलग चीज है। जहां तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, आप लोगों ने अलग अलग देश की बात करी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2005 में जो आतंकवादी आए थे और आईएमए के ऊपर हमला करना चाहते थे, वो नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। अभी नेपाल का नाम हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि आईएसआई जो है वो नेपाल के थ्रू ही इन्फिल्ट्रेशन कराता है उन्हीं देशों। और उस समय आपने जो सवाल उठाया खन्ना जी, इस पर हम रिएक्शन लेना चाहेंगे केएल गुप्ता साहब से। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल का अभाव भी बहुत बड़ा कारण है इन सब के पीछे, जो अब तक हम दूर नहीं कर पाए? नहीं, तालमेल नहीं, पहले एक चीज सोच लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई दे आर वन, और सिविलियन गवर्नमेंट की वो परवाह नहीं करते, उसके अंडर भी नहीं ये दोनों। और उनका स्टेक्स ये है कि जब इंडिया से झगड़ा बना रहेगा तो हमारी पावर रहेगी, खूब पैसा मिलता है, दे आर एंजॉइंग।
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर है, ऑफेंसिव नहीं ले सकती है। दे हैव टू कलेक्ट इंटेलिजेंस। इंडिया जो काम कर रही है डिफेंसिव कर रही है, रोकने का काम कर रही है, वो ऑफेंसिव करते हैं। उनको उनका सर्वाइवल इसी पे है। आर्मी का जो इंटरेस्ट है और ISI दोनों, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। हमारी कावर्ट एक्शन या काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल बंद है। 96 के बाद गुजरात डॉक्ट्रिन ने सब बंद कर दिया। हमारी रॉ वगैरह जो है सिर्फ डिफेंस का काम करती है। अगर वही जाकर के वहां भी कुछ लोगों को करें और उसका बदला लेने का कुछ करें। ये पुराने जमाने की जो रॉ जब बना था उस जमाने की याद बता रहे हैं केएल गुप्ता साहब। आगा साहब बहुत कम छोटा सा कमेंट आपसे करना जानना चाहेंगे इस पर कि क्या आपको लगता है कि वो जमाना फिर से लौटेगा और तभी हम इस पर पार पा सकते हैं ऐसे आतंकी हमलों से? रॉ जब गठित किया गया था और उसकी जो गतिविधियां होती थी। समय आगे बढ़ता है, नई चीजें हैं, नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसमें सोचने की बात है। मैं अभी भी समझता हूं कि सुरक्षा एजेंसीज काफी सक्षम है, वरना बहुत 2008 के बाद से बड़े आतंकवादी हमले नहीं हुए, एक्सेप्ट ये पठानकोट का या एक आधा और इस तरह की कोशिश की। पठानकोट में भी रोकने में वो काफी कामयाब हो गए। जो सियासत की बात अभी आई, वो सियासत बदलेगी, चाहे अपने देश में भारत में हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है बदलना, इसलिए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में ये पॉलिटिकल कंट्रोल उनके ऊपर रहता है और फिर अपोजिशन का भी एक रोल रहता है जो उसकी तरफ प्रेशर बनाता है। तो ये तू मैं भी चलती रहेगी साथ में, लेकिन ये है कि एजेंसीज काफी सक्षम है, मैं मानता हूं, और ट्रेनिंग की जरूरत है और इनकी फंडिंग की। फिर उसके बाद इनका यह है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो तरीके हैं उसके लिए और इम्प्रूव करने की हमेशा जरूरत रहती है। मैं समझता हूं भारत में बहुत जरूरी है उसको। और इसके साथ साथ उस सियासत को भी कसने की जरूरत है जो इन सब के पीछे की वजह है, चाहे वो घरेलू मामले में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर आगा खान साहब, के खन्ना जी और केएल गुप्ता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। आशीर्वाद पाइप्स, आपके सभी प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज के काम का एक लौता समाधान। आशीर्वाद पाइप्स, 40 साल का भरोसा। दिन भर के काम और ट्रैवल के बाद फैमिली लाइफ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। रोजाना कुछ महीने झंडू विगोरेक्स लेने के बाद बहुत फर्क महसूस किया। अब ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। माय मिस्टर एनर्जी। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। क्या खबर है? ओए क्या खबर है? भाई साहब, हमारी न्यूज है, आपके व्यूज हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। पेश है नया हिंदी न्यूज चैनल इंडिया 24/7। क्या खबर है? क्या खबर है? क्या खबर है? क्या खबर है? खबर भाई साहब, हमारी न्यूज है, आपके व्यूज हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। पेश है नया हिंदी न्यूज चैनल इंडिया 24/7। क्या खबर है? मिट्टी की सौंधी खुशबू, पुरवाई के ठंडे झोंके, हमारे भीतर धड़कता है गांव। आपको जोड़ने आपके गांव से, लेकर आपके गांव के सरोकार। मेरा गांव मेरा देश, सिर्फ इंडिया 24/7 पर। तो सियासत में आप देख रहे थे और कितने पठानकोट, जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है, संदिग्धों की गिरफ्तारी हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों से, ये हमें सोचने को विवश कर देता है। ये सवाल खड़े करता है कि और कितने पठानकोट, और जरूरी है इसके लिए हमारे साथ जितने खास मेहमान आए जुड़े, उन्होंने कहा कि जरूरी है इसके लिए घरेलू मोर्चों के साथ साथ उस सियासत को भी बदलने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सियासत चल रही है, आतंकवाद, और आतंकवाद में भी अलग अलग नजरिया, बुरा और अच्छा आतंकवाद जिस तरीके से अपना काम कर रहा है और दूसरे देश इसमें अपने हित साध रहे हैं, इन सबको देखना बहुत जरूरी है और इन सबको साधना बहुत जरूरी है, और तभी सधेगा
आतंकवाद। बहरहाल सियासत में इतना ही। आगे देखिए शेर रिपोर्टर।